नमस्कार। लीगल एजुकेशन के सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर को समझेंगे। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। भारतीय कानून में, भारतीय दंडिक कानून में इन दो संहिताओं की बहुत महत्ता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं आके कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। आईपीसी और सीआरपीसी भारतीय दंड कानून, भारतीय दंड विधान या दंडिक जो प्रक्रिया है, दंड संहिता है, उसकी दो अलग अलग संहिताएं हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन दोनों संहिताओं के बिना किसी भी फौजदारी मामले का, किसी भी आपराधिक मामले का विवेचन या निस्तारण नहीं हो सकता है। इसलिए आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर को हमको आज समझना है। आज हम पूरे एपिसोड में इस पे बात करेंगे। आगे हम बढ़ें इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा दोस्तों को जिन भी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं उन तक पहुंचाने की, जिससे जो लीगल एजुकेशन का हमारा ध्येय है वो पूरा हो सके। समाज विधिक शिक्षा को समझ सके, विधि को समझ सके, कानून को समझ सके और उस आधार पर समाज के अंदर अपराध कम हो, क्योंकि जब तक हम कानून को नहीं जानेंगे तब तक हम अपराध को नहीं समझ पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी की। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान, और सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है, मूल विधि है जिसको कहते हैं मौलिक विधि, और इसका निर्माण जो हम पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता 1860, ये बनी थी। पहली बार जो प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, जो पहली बार आईपीसी को बनाने का, वो 1834 में पहला जो विधिक कमीशन था, जो लॉ कमीशन था, वो बनाया गया 1834 में। मिस्टर लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में, वो इसके चेयरपर्सन थे और उन्होंने सबसे पहले ये विचार किया कि भारत में, चूंकि उस समय जब अंग्रेज शासन था भारत के अंदर, तब कोई किसी भी तरीके की कोई कोडिंग नहीं थी कानून की। हर क्षेत्र का अलग अलग कानून हुआ करता था। उसमें भी हिंदू लॉ अलग थे, मुस्लिम लॉ अलग थे और उनका एक रूप नहीं था क्योंकि जब तक एक रूप नहीं होता तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपराध का अलग अलग सजा हुआ करती थी। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले इसका प्लान किया, लॉ कमीशन जो बना उनकी अध्यक्षता में, और वो जो उसकी रिपोर्ट्स थी, वो रिपोर्ट्स 1860 में, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में लागू की गई। और आप एक बात समझ लीजिए कि उस समय जो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी और जो अपराध के लिए कोडिंग की गई, वो इतना विशिष्ट है कि आप जो भी अपराध सोच सकते हैं, जो भी अपराध आपके मन में, ऐसा कोई अपराध आता है कि लगता है कि ये विचार गलत है, कोई वैसा विचार आपके मन में आया और आपको लगता है कि ये विचार गलत है, ये विचार कानूनन ठीक नहीं होगा, या आपको लगता होगा ये अपराध, ये जो विचार है वो आपराधिक हो सकता है, तो उस आपके मन में आए हुए विचार का भारत के कानून में कहीं न कहीं उसके लिए सजा निर्धारित है। आज से लगभग 162 2022 है और 1860 में यह कानून लागू किया गया था और उसमें 511 धाराएं हैं। 511 धाराओं में हर उस तरीके के अपराध को, जिस तरीके का भी आप सोच सकते हो, वो अपराध कोडिफाई किया गया और उसके लिए विशिष्ट सजा दी गई, सजा निर्धारित की गई और कहा गया कि इसमें ये सजा होगी, आप अगर किसी को धमकी देते हैं तो उसके लिए सजा होगी, किसी को मारते हैं तो ये सजा होगी, किसी की चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं या किसी भी तरीके का छल करते हैं, कूटरचना करते हैं, हर तरीके की अपराध के लिए उसमें
आज से लगभग 162 साल पहले लोगों ने ये सोच लिया कि क्या क्या आने वाले समय में मानव के समाज को, आदमी, भारत के कानून, भारतीय जनमानस को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं के लिए लगभग 162 साल पहले अपराध की कोडिंग कर दी गई, उसके लिए सजा निर्धारित कर दी गई, और जो आज भी लागू है। और पूरे देश में जितनी भी अदालतें हैं उनमें उस पे बहस होती है, उसी आधार पे सजाएं निर्धारित होती हैं। तो भारतीय दंड संहिता जो है, जो भारतीय दंड विधान है या इंडियन पीनल कोड है, ये 511 धाराओं से बना हुआ एक कानून है, जिसके अंदर आपको हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, छल, ठग, उत्प्रेरणा, मानहानि, कूट रचना, सिक्के के साथ में यानी भारतीय मुद्रा के साथ में अगर किसी तरीके की कूट रचना की जा रही है, इस तरीके के जितने भी तरह के अपराध हो सकते हैं उन अपराधों का रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा कानून है, वो है सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कोई अपराध हुआ तो उस अपराध के लिए अदालत में कैसे कानून वो आएगा, कैसे पुलिस काम करेगी, कैसे वकील काम करेगा, इसको लिखा, उसको बताया गया। 484 धाराएं सीआरपीसी में, जिसमें एफआईआर, कोई अपराध होता है तो जब अपराध होता है तो सबसे पहली बार क्या होगा, अपराध हो गया, अपराध होने के बाद सबसे पहले जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति जो उस अपराध के विषय में जानता है, सबसे पहले कि अपने निकट के थाने में जाएगा, वहां पर उस अपराध की सूचना देगा। जो सीआरपीसी की धारा 154 में वहां का जो थाना प्रभारी होगा, वहां का पुलिस इंस्पेक्टर होगा, उसको लिखेगा। उस लिखने के बाद उसी एफआईआर में वो किसी अधिकारी को या स्वयं ये डिप्यूट कर देगा कि इस अपराध की विवेचना कौन करेगा, और उस विवेचना के बाद उसका विवेचन कैसे होगा, विवेचन में कैसे बयान लिए जाएंगे, कैसे साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा, इनका पूरा विश्लेषण। और उसके बाद उस अपराध जो सूचना अपराध दी गई थी, अपराध की सूचना जो दी गई थी थाने के अंदर, वो अगर सही है, अगर उस अधिकारी को लगता है कि नहीं ये अपराध हुआ है, तो उसके लिए वो चार्जशीट फाइल करेगा कोर्ट के अंदर। और अगर उसको लगता है कि नहीं ये अपराध की सूचना गलत है, अपराध नहीं हुआ था, ये फाल्स रिपोर्ट की गई थी या फाल्स इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो उसके लिए फाइनल स्टेटमेंट, अपना जो एफआर होगी, जो फाइनल रिपोर्ट है, वो कोर्ट में लगाएगा कि इससे संबंधित कोई अपराध नहीं हुआ था, जिसके लिए आगे कोर्ट जो है उसको कैसे चलाएगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके बाद ट्रायल कैसे होगा, कैसे गवाही ली जाएगी, कैसे बयान लिए जाएंगे, कैसे उन पर जिरह होगी, वकील का कहाँ काम है, उसके बाद कैसे जजमेंट लिखा जाएगा, कैसे सजा दी जाएगी, उस सजा का निर्धारण किस तरीके से होगा, ये सब कुछ सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तो सीआरपीसी उस अपराध की विवेचना से संबंधित, अपराध कैसे होगा, उस अपराध को कोर्ट, पुलिस से लेकर कोर्ट तक किस तरीके से विवेचित किया जाएगा, इसके विषय में बताया गया है। और आईपीसी के अंदर अपराध और अपराध से संबंधित क्या दंड होगा, अपराध किस तरीके से परिभाषित किया गया है, इस परिभाषा को भी आईपीसी में लिखा गया है कि कौन सा अपराध होगा, उसकी क्या परिभाषा होगी। जैसे हत्या होगी तो हत्या की परिभाषा धारा 300 में है, उसका दंड 302 में है। रेप जैसे है, जिसको बलात्कार कहते हैं, उसको परिभाषित किया गया सेक्शन 375 और उसकी सजा 376 में। इसी तरीके से अगर छल होता है या चोरी होती है, ठप्ट होता है, डकैती होती है, लूट होती है, तो इसके लिए अलग अलग धाराएं और उनकी अलग अलग परिभाषाएं, क्योंकि जब तक अपराध कोई हुआ उस अपराध के विषय में भी मालूम होना चाहिए कि अपराध तो हो गया, अपराध कैसे हुआ, अपराध हुआ है भी है कि नहीं हुआ, अपराध हुआ है तो कौन सा वाला अपराध हुआ है। जैसे एक बार A, B दो व्यक्ति हैं और वो
किसी ज्वेलरी शॉप से, ज्वेलरी शॉप के मालिक का कुछ माल लेके किसी दूसरे ज्वेलरी दूसरे शहर में किसी दुकानदार को देने के लिए जाते हैं और वो अपनी गाड़ी से लेके जा रहे हैं, 2 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए का माल है, 20 लाख रुपए का माल है, तो उस 20 लाख के माल के लिए एक गार्ड है और एक ड्राइवर है, और अगर वहां लगता है उसको कि वो माल टाइमली या जो टाइम था उसमें नहीं पहुंचा है, उस मालिक को लगता है कि हमारा माल रास्ते में कहीं गायब हो गया, ड्राइवर को दिया गया था रखने के लिए और ड्राइवर ने वो माल हमारा मिस कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अपराध होगा? क्या ड्राइवर ने चोरी की है? क्या ड्राइवर ने लूट की है? ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उसकी धारा क्लियर नहीं हो पाएगा, उसका सेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा, और जब तक सेक्शन नहीं क्लियर हो पाएगा तब तक उसका दंड क्या होगा ये निर्धारित नहीं हो सकता है। ऐसे कि जैसे कहा गया कि कुछ लोगों ने जाके किसी कहीं पे डकैती डाल दी, या रास्ते में किसी को लूट लिया, या रास्ते में, जैसे आज के पेपर में पढ़ रहा था, अभी आज का ही पेपर था, कि रास्ते में बंदूक दिखाकर ट्रक ड्राइवर से 5 लाख रुपए की चोरी की गई। अब ये टेक्निकली गलत है, हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई बंधु जो हैं वो भी कभी कभी मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, समझने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि लूट जब भी होगी तो लूट के लिए सामने वाले को थ्रेट मिलना जरूरी है, सामने वाले को डराना जरूरी है। अगर सामने वाले को डराया नहीं गया है तो लूट नहीं हो सकती है। लूट अधिकतम 4 लोग कर सकते हैं, 4 लोगों से ज्यादा लोग लूट नहीं कर सकते हैं। 4 लोगों से ज्यादा जैसे ही लोग उसमें शामिल होंगे वैसे वो डकैती का रूप लेगी। 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे तो डकैती हो जाएगी, वो चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, किसी घर में हो या घर के बाहर हो। और चोरी जब होगी तो चोरी के लिए थ्रेट की जरूरत नहीं होती है, किसी के सामान को इधर से उधर हटा देना, या क्रिमिनल तरीके से या आपका आपराधिक मन इस तरीके से आप किसी सामान को इधर से उधर हटा देते हैं या रख देते हैं या उसको हड़पने का प्रयास करते हैं, तो ये चोरी है। और अगर हम किसी को अपना कोई माल दे देते हैं और उसके बाद वो माल मेरा वापस नहीं कर रहा है, जैसे कि ड्राइवर के केस में, सोने के केस में है, तो सेक्शन 406 लागू होता है। आपराधिक न्यासभंग है वो, और कि हमने किसी को अपना माल दिया और उस माल के एवज में ना उसने चोरी की, ना उसने कोई थ्रेट दिया, ना उसने कोई डकैती की, लेकिन फिर भी मेरा माल चला गया, तो वहां पे लागू होगा सेक्शन 406। और तो इस तरीके से अपराध और अपराध के विषय में प्रक्रिया, कैसे कोर्ट में उसका मुकदमा चलेगा, कैसे दंड होगा, दंड का विषय तो आईपीसी में लिखा जाएगा, उसकी परिभाषा आईपीसी में लिखी जाएगी। उसमें क्या 6 महीने की सजा है, 1 साल की सजा है, 3 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, या 10 साल की सजा है, या आजीवन कारावास है, या किसी को फांसी है, तो ये आईपीसी निर्धारित करेगी। लेकिन वो दंड कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से चलेगा, वो सीआरपीसी होगा। सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, प्रोसीजर कैसे चलेगा, और आईपीसी एक सब्सटेंसिव लॉ है। इनका मुझे आशा है कि इनके विषय में आप समझ रहे होंगे, काफी कुछ समझ गए होंगे आज कि आईपीसी और सीआरपीसी का अंतर क्या है। अगले एपिसोड में हम कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थम्स अप करिए अगर अच्छा लगा है। धन्यवाद।